सो गाइस दिस इज पीयूष एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस जेनिक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में। हम देखेंगे किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपका टाइमिंग कितना रहता है आपको करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, एंड सारी चीज़ों को इन डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम कुछ पैटर्न्स फाइंड करेंगे। अगर आप उस पैटर्न्स के क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज की। तो जैसा कि आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो जेनिक एग्जाम होता है बेसिकली उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव और सेकंड होता है आपका हैंड्स ऑन। तो हम जो जेनिक का एग्जाम है इसमें अभी हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमने हैंड्स ऑन के बारे में इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। अगर आपने अभी चेकआउट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद चेकआउट करें। आपको जेनिक का जो हैंड्स ऑन एग्जाम्स है जावा का एंड डीबीएमएस के दोनों के सेपरेट वीडियो आपको चैनल लिंक पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो बेसिकली हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो जो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है उसका जो वेटेज होता है वो 40% होता है, यानी जो जेनिक एग्जाम का वेटेज होता है वो 100% होता है। अगर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 40% का होता है एंड आपका जो हैंड्स ऑन होता है वो 60% का होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका 40% का होता है एंड ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अच्छे मार्क्स इसमें लेकर आओ जिससे आप इजिली पास हो सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपको 27 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 आवर 15 मिनट्स का, यानी ऑलमोस्ट 75 मिनट्स का टाइमिंग होने वाला है एंड आपको 27 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर हम बात करें मार्किंग की तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग्स मिलेंगी, यानी नेगेटिव मार्किंग्स मींस अगर जो नेगेटिव मार्किंग्स है वो 0.25 का रहता है, 0.25, यानी अगर आप एक नंबर वाले किसी क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके जो ओवरऑल मार्क्स बनते हैं उसमें से। तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जब आंसर श्योर हो तभी आपको आंसर मार्क करना है। अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से किस किस लेवल्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 16 क्वेश्चंस जो है वो आपके बेसिकली जो 16 क्वेश्चंस है वो सिंपल लेवल के आने वाले हैं, यानी सिंपल लेवल के यानी 1 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप कह सकते हो 16 क्वेश्चन आपके सिंपल लेवल यानी 1 मार्क्स के आने वाले हैं, 1 मार्क्स। ओके, तो आउट ऑफ 27 क्वेश्चन आपके 16 क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं एंड जो आपके 9 क्वेश्चंस हैं यानी 9 क्वेश्चंस वो बेसिकली आपके मॉडरेट लेवल के आने वाले हैं। मॉडरेट लेवल्स मींस 2 मार्क्स के आने वाले हैं एंड जो लास्ट रिमेनिंग बचते हैं 2 क्वेश्चंस वो बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स लेवल्स के आने वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लेक्स लेवल्स के आने वाले हैं और ये होंगे आपके 3 मार्क्स के बेसिकली। तो ये आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन का ऐसा होने वाला है, यानी आपके 16 क्वेश्चन सिंपल मार्क्स के, 9 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के एंड 2 क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स मार्क्स के आने वाले 3 मार्क्स के। अब बात करें जो इनमें क्वेश्चंस होंगे वो आधे आधे हाफ डिवाइड होंगे। हाफ होंगे आपके डीबीएमएस के एंड हाफ होने वाले आपके जावा के। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की तो 1 क्वेश्चन जावा का आने वाला है, 1 डीबीएमएस में से आने वाला है। 9 क्वेश्चन मॉडरेट की बात करूं तो उसमें से 4 या 5 जावा के एंड 4 और 5 डीबीएमएस के आने वाले हैं एंड सिंपल में 8 क्वेश्चन आपके डीबीएमएस में से एंड 8 क्वेश्चन जावा में से आने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक का आपको दोनों जावा एंड डीबीएमएस पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। इसकी वेटेज 40% की है। जो अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की तो टोटल मार्क्स भी आपका 40 का ही बनता है। अगर आप मल्टीप्लाई करो 3 into 2 6 मार्क्स के आपके कॉम्प्लेक्स एंड 9 2 18, 18 plus 6 विच इज 18 19 20 24 मार्क्स के आपके मॉडरेट एंड कॉम्प्लेक्स के आने वाले एंड 16 आपके सिंपल के आने वाले। तो 24 plus 16 विच इज 30 एंड 40 इट्स गोना बी 40। तो आपके 40 मार्क्स के ही आने वाले हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट है आपको सामने मिल जाएगा जैसे आप एग्जाम दोगे। आपको एग्जाम देने के जैसे आप सबमिट करोगे उसी टाइम आपका ऑब्जेक्टिव के मार्क्स आपको शो कर दिए जाएंगे। तो अगर आप 40 में से एटलीस्ट 30% भी ग्रैब कर लेते हो तो आपको पास होने के लिए 50% चाहिए होता है ओवरऑल। तो आप 20% अगर आप हैंड्स ऑन में भी ले आते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चरल। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं जिससे एक आप आइडिया लग जाओगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चंस कुछ ऐसे आने वाले हैं। हम पहले 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, देखो आपको दिख रहे होंगे क्लास है, उसमें कुछ फंक्शंस है, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स है, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स है। ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी एंड आपको स्टार्ट करना है जो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है। हमारा इस केस में एग्जीक्यूशन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हमेशा हमारा जो होता है जावा में होता है मेन फंक्शन से, यानी इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना गाइस। ये तो 1 मार्क्स का, जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उसमें क्लासेस बहुत सारी बनी होती है, 2-3 क्लासेस होते हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखने बैठोगे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो एक कॉपी लो, एक
पेपर लो, आप पेपर यूज कर सकते हो, रफ सीट एंड एक पेन लेके रखना, एंड वहां पे आप एग्जीक्यूशन एज अ डीबगर, एज अ कंपाइलर की तरह हम एग्जीक्यूट करते चलेंगे, जिससे हमारा आउटपुट भी आ जाएगा एंड आपका टाइम भी सेव होगा काफी ज्यादा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पे एक कैंडिडेट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट का नाम है person1। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने क्रिएट किया है person1 कैंडिडेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो अब हम कैंडिडेट क्लास देखते हैं, तो ये हमारी बेसिकली एक कैंडिडेट क्लास है जिसमें दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स की बात करूं मैं तो एक है हमारा स्टैटिक स्ट्रिंग नेम पीयूषराज एंड एक लोकेशन जिसमें वैल्यू सेट है मैसूर। ओके, सो ये तो हो गए दो हमारे वेरिएबल्स। अब मेन बात आता है गाइस कि आप यहाँ देख रहे होगे एक स्टैटिक वेरिएबल है और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। हम जावा में थ्री वे से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टैटिक, सेकंड होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड होता है हमारा लोकल वेरिएबल। तो ये तीनों होते क्या है, तो अगर आप बात करो आप किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो या इस फंक्शन में आप कुछ पैरामीटर ले रहे हो, एज आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, तो वो सारे आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो लोकली आप इसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आपने किसी क्लास में आउटर द फंक्शन एक ग्लोबली वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जैसे ये, तो ये आपका क्या होता है बेसिकली, ये आपका होता है इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे कि इस केस में हमारा पब्लिक स्ट्रिंग लोकेशन हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि जो ये प्रिंट फंक्शन है इसमें हमने क्या कर रखा है, एक भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ है और ना ही हमने कोई वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है। तो इस केस में हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है वो 1 है, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल जो है 1 है, लोकल वेरिएबल 0 है, एक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल तो आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड में, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल आपको जैसे आप देखोगे, जैसे इस स्ट्रिंग नेम के आगे स्टैटिक लिखा है कीवर्ड, तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल में तो आप डिफरेंस समझ गए कि इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली हमारा यहाँ होता है एंड मतलब ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, एंड लोकल वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, ये आप ग्लोबली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल होता है जो कि शेयर मतलब एक साथ शेयर किया जाता है जितने भी आप क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। मतलब अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ वैल्यू सेट करोगे इस नेम की, मान लो लेट्स से पीयूषराज के बाद आप सेट करते हो प्ले विद कोड, तो नेक्स्ट टाइम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब की वैल्यू नेम की पीयूषराज नहीं रहेगी, बाय डिफॉल्ट वो प्ले विद कोड हो जाएगी। एंड इसी कहते हैं स्टैटिक, जिसमें इसका मतलब आप कह सकते हो स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमॉन्ग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। आप ये कह सकते हो बेसिकली, आप कह सकते हो स्टैटिक वेरिएबल एक लाइक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि अवेलेबल रहता है सारे मेथड्स को। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जैसे जो लोकल वेरिएबल होता है हम उसको यूज कर सकते हैं क्लास की मदद से। लेट्स से अगर मैं बात करूं तो इस लोकेशन वेरिएबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कैंडिडेट इक्वल्स टू न्यू कैंडिडेट करके हम कैंडिडेट डॉट लोकेशन यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहूँ इस नेम को यूज करना तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं नॉर्मली यहाँ लिख सकता हूँ कैंडिडेट क्लास नेम कैंडिडेट और डॉट करके मैं नेम करके भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट क्लास। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। आई थिंक आप लोग एक बार डीप डाइव कर लेना स्टैटिक क्या होता है, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे आप देख रहे हो person1 डॉट नेम, इस पर्सन में इसने नेम को सेट कर दिया प्ले विद कोड, और ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग जो हमारा है वो स्टैटिक वेरिएबल है। वेट अ सेकंड, मैं एक बार मार्क को सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने अभी क्या सेट कर दिया, नेम की वैल्यू प्ले विद कोड। और स्टैटिक वेरिएबल का मैंने आपको बताया है कि एक बार वैल्यू अपडेट होती है तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो वैल्यू एक सिमिलर होती है। तो अगर आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसमें आप वैल्यू सेट करो ना करो, अब हमेशा जो नेम की वैल्यू होने वाली है जब तक कोई नया अपडेशन नहीं आता उसकी वैल्यू रहने वाली प्ले विद कोड। तो आपने देखा यहाँ पे हमने लोकेशन सेट करी दिल्ली, एंड फिर हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैंडिडेट और उसका नाम रखा हमने ऑब्जेक्ट, एंड न्यू कैंडिडेट करके हमने न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने प्रिंट किया person1 डॉट नेम, person1 का नेम क्या सेट है प्ले विद कोड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्ले विद कोड एंड यहाँ पीयूषराज है तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गया। एंड लोकेशन क्या है, लोकेशन है हमारा दिल्ली, क्योंकि हमने person1 का लोकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमने दिल्ली सेट किया है। तो दिल्ली तीनों में दिल्ली है, तो अभी ये 3 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। अब आते हैं नया object2 डॉट नेम। आपने देखा होगा हमने object2 का कोई नेम सेट नहीं किया, तो कई स्टूडेंट सोचेंगे पीयूषराज होगा बाय डिफॉल्ट, बट नहीं, क्या जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक है। तो अब जो हमारा नया नाम है प्ले विद कोड बन चुका है, तो यहाँ प्ले विद कोड ये पीयूषराज वाला ऑप्शन गया। यहीं पे कई कैंडिडेट्स गलती करते हैं। एंड सेकंड वन इज object2 डॉट लोकेशन।
तो लोकेशन क्या है हमारा, लोकेशन ये दिल्ली नहीं रहने वाला, क्योंकि हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 2 नाम से, ये ऑब्जेक्ट 2, एंड हमने उसको यहाँ पे कॉल किया ऑब्जेक्ट 2 के पास, एंड ऑब्जेक्ट 2 का लोकेशन बाय डिफॉल्ट मैसूर रहने वाला है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आने वाला है मैसूर, ना कि दिल्ली। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, वो या तो दिल्ली चूज कर लेते हैं या फिर ये फर्स्ट वाला केस, सेकंड वाला केस चूज कर लेते हैं, बट ये ऑप्शंस गलत है। आपका रियल ऑप्शन है प्ले विद कोड दिल्ली, प्ले विद कोड मैसूर। तो कुछ इस टाइप के आपके एक लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने देखा अगर आप एक चीज में मिस करोगे, आप स्टैटिक मिस कर दोगे अगर बाई चांस यहाँ पे, तो आप लगा दोगे प्ले विद कोड दिल्ली एंड पीयूषराज मैसूर, प्ले विद कोड दिल्ली एंड पीयूषराज मैसूर बी ऑप्शन। तो ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि सही है, बट बाई डिफॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखना कई सारी आपके साथ होगा आपको, तो इसलिए आप एक बार डेप्थ में अच्छी तरीके से देखना, पेन एंड पेपर का जरूर यूज करना। तो ये तो 1 मार्क्स का हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो डोंट सेव, एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे 2 मार्क्स के। तो बेसिकली इसमें हम वापस अपने मेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हमारे मेन फंक्शन से, जो हमारा ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड यहाँ पे हम आके अपना नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है गाइस, यहाँ पे एक पर्सन नाम का क्लास है, एंड हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन, एंड वो किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने यहाँ पे। एंड हम देखें तो स्टूडेंट क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रहा है पर्सन क्लास को, एंड पर्सन क्लास ये रहा हमारा। तब यहाँ पे आप चीज देख रहे होगे, अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा, आपने अभी स्टडीज नहीं की, तो आपको 2 चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे तो पर्सन है एंड यहाँ पे स्टूडेंट है। तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा केस मिले कि दोनों डिफरेंट दिखने वाले, तो आप शॉर्टकट याद रखो कि जो आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड आपका जो चीज है पर्सन उसके कंस्ट्रक्टर्स, आपको ये बात पता होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एंड तो जो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले का पहले कॉल होगा एंड फिर राइट हैंड साइड वाले का कॉल होगा। ओके स्टूडेंट, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ज्यादा डीप डाइव नहीं करता, आप शॉर्टकट याद रखना। लॉजिक आई थिंक आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट में हम सबसे पहले देखते हैं, हमने पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। कुछ ऐसा लॉजिक आप देख लेना, मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं करने वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्सन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो आपको ये याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड का हमेशा पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड राइट हैंड साइड का बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फर्स्ट पॉइंट ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, नोट कर लो इसको, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन राइट हैंड साइड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सेकंड, अभी हमने पीछे बात की इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। तो जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स है वो कॉल होंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी पर्सन का आपका इंस्टेंस वेरिएबल कॉल होने वाला है ये पर्सन का, यानी आपके ये लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके इसका पर्सन का। एंड लोकल वेरिएबल एंड आपके जो फंक्शंस है वो आपके हमेशा राइट हैंड साइड वाले का कॉल होगा, यानी स्टूडेंट का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 3 चीज है, कंस्ट्रक्टर हमें दोनों का कॉल होगा, पहले होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले का पर्सन एंड देन स्टूडेंट का। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टेंस वेरिएबल्स का, यानी जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो आपका कॉल होगा इधर, यानी इसका आपके लेफ्ट हैंड साइड पर्सन का, एंड आपका जो फंक्शंस होंगे एंड जो लोकल वेरिएबल्स है वो कॉल होंगे आपके स्टूडेंट यानी राइट हैंड साइड का। तो हमने देखा, तो हम सबसे पहले चलते हैं पेरेंट पर्सन क्लास में, देखते कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट है कि नहीं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इन पर्सन क्लास। सी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इन पर्सन क्लास। तो आपको क्या देखना है, ऑप्शंस में देखना है इन पर्सन क्लास सिर्फ एक ऑप्शन में है जो प्रिंट हो रहा है पहले, तो ये सारे ऑप्शंस तो बाय डिफॉल्ट आपके गलत हो जाएंगे एंड ये आपके ऑप्शंस फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑटोमेटिकली गलत हो रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर रखे, कुछ नए क्रिएट्स कर रखे अपने आप से, इसलिए आपको थोड़े बहुत इजी ऑप्शंस लग रहे हैं, बट ऐसा ऑप्शंस नहीं आने वाला। आपको 3 या 2 में से एटलीस्ट फर्स्ट में पर्सन क्लास मिलने वाला है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन आपको जाना चाइल्ड क्लास में, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, देखना है कि नहीं। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ इन स्टूडेंट क्लास भी कॉल हो गया दूसरे नंबर पे। एंड कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हो, स्टूडेंट क्लास का पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, यानी स्टूडेंट क्लास का ये एंड स्टूडेंट क्लास का ये एंड ये, इन तीनों में से उनको लगता है एक ऑप्शन है, बट ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का यानी पेरेंट क्लास का, आप कह सकते हो पेरेंट क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हमेशा ये रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। उसके बाद
आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या प्रिंट किया, स्टेटस पर्सन डॉट गेट स्टेटस, एंड ये एक हमारा फंक्शन है गेट स्टेटस। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि फंक्शन जो ऑटोमेटिकली होगी वो चाइल्ड क्लास का कॉल होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हो और अगर आपके पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास में दोनों में सेम फंक्शन है और अगर आप कॉल करते हो तो आपका चाइल्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल होने वाला है। तो इस केस में आपका नॉर्मल सी बात है, क्या कॉल होने वाला है, गेट स्टेटस फंक्शन कॉल होने वाला है और यहाँ पे स्टेटस रिटर्न होने वाला है 20 स्टेटस। तो यानी आपका आने वाला है स्टेटस 20, जो कि आया है लास्ट में थर्ड नंबर पे। एंड देन हमने कॉल किया स्टेटस पर्सन डॉट स्टेटस, और यहाँ पे स्टेटस है ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमने कॉल किया है। एंड मैंने आपको बताया कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा पेरेंट क्लास का यानी पर्सन क्लास का कॉल होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले का। तो यहाँ पे स्टेटस ये 1 कॉल होने वाला है। तो ये नॉर्मली आने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। एंड आई थिंक आप देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं अगर आपने पढ़ा है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ऑब्जेक्टिव इजीली क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको कई सारे कंफ्यूजन्स आने वाले हैं, 110% श्योर आने वाले हैं, एंड मार्क्स भी काफ़ी कम आएंगे इस वजह से। तो पहले से आप पढ़ लो तो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट वन आता है हमारा ये, इसमें इसने बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन कैन बी प्लेस्ड एट लाइन 1 इन द ब्लॉक कोड टू गेट आउटपुट एज अ ट्रू। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन 1 एक मेंशन किया गया है, लाइन 1, और यहाँ पे हमें कुछ इन चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को यहाँ पुट करना है जिससे हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है ट्रू आए। तो ठीक है, तो हमें ये करना है। तो आपको नॉर्मली से दिख रहा है ये लॉन्ग है एंड ये शॉर्ट है, अलग डेटा टाइप। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू 1 वैल्यू 3 तो सेम होने नहीं वाले। तो वैल्यू 1 वैल्यू 3 गलत, ये ऑप्शन तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट गलत है, एंड ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं ए एंड बी। अब इसमें क्या होता है गाइस, लॉन्ग वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, रैपर क्लास किया गया है। प्रीमिटिव डेटा टाइप हमने यूज नहीं किया, स्मॉल लॉन्ग लिखा होता तो हमारा प्रीमिटिव डेटा टाइप होता, बट ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्ग है, यानी हमने इसको रैपर क्लास यूज किया है बेसिकली। एंड अगर मैं इसमें बात करूं तो दो ऑप्शंस बच जाते हैं, ए एंड बी, वैल्यूज 1 डॉट इक्वल्स एंड वैल्यू 1 इक्वल्स टू। तो अगर मैं आपको बात करूं नॉर्मली, ज्यादा इन डेप्थ में वापस नहीं घुसने वाला, यहाँ पे आप देख रहे हो तो लॉन्ग में हमने स्टोर कर रखा 40 to 42, एंड जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो अगर हम डॉट इक्वल्स टू लगाते हैं, शॉर्टकट याद रखना, तो हमारे ऑप्शंस मैच करते हैं अगर सेम वैल्यू है। तो ये तो हमारा मैच करने वाला, बट ये मैच नहीं करने वाला। इन डेप्थ नहीं जा रहा, आप देख लेना। अगर आपको से रिलेटेड वीडियो चाहिए जेनरिक का प्रिपरेशन का कैसे प्रिपेयर करें तो आप बोल सकते हो, मैं एक बना सकता हूँ, बट अभी के लिए याद रखना ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं करनी। तो आप ये ऐसे इक्वल्स टू यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको फॉल्स दे देगा। तो इसका तो ये हो गया, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, जैसा आप देख रहे हो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बेसिकली। तो अब हम कुछ फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। इसमें बोला विच एक्सेस स्पेसिफायर एज द मोर विजिबिलिटी अमंग डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली आई थिंक आप लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा होगा, 4 होते हैं हमारे पास, कई कैंडिडेट्स को लगते हैं 3 होते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, बट बेसिकली 4 होते हैं, डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एंड डिफॉल्ट कई लोग सोचेंगे कि डिफॉल्ट का यूज केस भी सेम होने वाला है, लाइक पब्लिक वो डिफॉल्ट है तो नाम से लगता है, बट नहीं, डिफॉल्ट का जो हमारा विजिबिलिटी है यानी जो एक्सेस स्पेसिफाइड डिफॉल्ट है उसकी विजिबिलिटी डिफर करती है काफी ज्यादा दूसरे एक्सेस लेवल से। तो अगर हम पहले बात करते हैं 4 पब्लिक की, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास पहला होता है सेम क्लास, कि सेम क्लास में कैसे एक्ट करने वाले हैं। फिर हमारे पास सेम पैकेज, कि सेम पैकेज है बट सेम क्लास नहीं है, सॉरी सब क्लास है उसका, यानी लाइक से क्लास ए एंड क्लास बी दोनों सेम क्लास में है एंड क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, तो उसे कहते हैं सेम पैकेज एंड सेम सब क्लास। एक थर्ड वन है सेम पैकेज एंड नॉन सब क्लास। नॉन सब क्लास आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि सेम पैकेज में है बट क्लासेस क्या है, अलग है, और एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं कर रखा, नॉर्मल सा। अब आता है डिफरेंट पैकेज, कि डिफरेंट पैकेजेस ही डिफरेंट है इनका एंड बट सब क्लास है, यानी दोनों क्लास ए एंड क्लास बी अलग अलग पैकेज में, बट क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, यानी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। एंड लास्ट वन इज डिफरेंट पैकेज एंड नॉन सब क्लास, की डिफरेंट पैकेज में एंड किसी ने किसी को इनहेरिट भी नहीं किया। तो ये 4 बेसिकली हमारे पास केसेस होते हैं गाइस, इनके 4 केसेस आप आराम से देख सकते हो। एंड हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे बेसिकली। एंड मैं एक बार गिव मी अ सेकंड, 1 2
एंड 3 एंड 4, ओके नो। एंड यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं एंड मैं एक बार इसको सेट कर देता हूँ। पहला होता है पब्लिक एंड दूसरा होता है हमारा प्राइवेट एंड तीसरा होता है हमारा डिफॉल्ट, जिसमें हमें इसमें से आपका एक क्वेश्चन आने के चांसेस है गाइस प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये हमारे बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं एंड तो हम एक एक करके देखते हैं। तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक से। तो पब्लिक की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पब्लिक को आप सेम क्लास में यूज कर सकते हो बेसिकली। यानी अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो पब्लिक को आप सेम क्लास में यूज कर सकते हो। सेम पैकेज में अगर सब क्लास है यानी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया तब भी यूज कर सकते हो। सेम पैकेज है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है तब भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट पैकेज है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज है तब भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट पैकेज है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है तब भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होती है पब्लिक की। दूसरी हम बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट को आप सिर्फ सेम क्लास में यूज कर सकते हो और ना तो आप उसके चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, ना तो आप उसके डिफरेंट पैकेज में यूज कर सकते हो, ना तो आप उसको सेम पैकेज में यूज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ना तो हम इसे सेम पैकेज में सब क्लास के साथ यूज कर सकते हैं, सेम पैकेज में ना तो हम इसको नॉन सब क्लास के साथ यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में भी हम नॉन सब क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट पैकेज में भी हम नॉन सब क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते। अब आता है डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड पहले बात करते हैं। सेम क्लास में ऑब्वियसली बात है हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सेम पैकेज में तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम क्लास में, सेम पैकेज में या सब क्लास है तो यूज कर सकते हैं क्योंकि उसने उसको इनहेरिट किया हुआ है। अब आता है सेम पैकेज नॉन सब क्लास। अब कई लोग सोचेंगे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, उसको उसने एक्सटेंड नहीं किया एंड सेम क्लास भी नहीं है। तो नहीं, अगर आप सेम पैकेज में हो गाइस तो आप यूज कर सकते हो, वो आपका सब क्लास हो या ना हो। डिफरेंस आता है जब आपके 2 क्लास डिफरेंट पैकेज में है एंड आपका एक क्लास है उसमें आपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल या फंक्शंस डिक्लेयर कर रखे हैं एंड दूसरे पैकेज का बी क्लास उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका सब क्लास होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो बेसिकली। एंड लास्ट केस है अगर डिफरेंट पैकेज में नॉन सब क्लास है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड भी आप ऑलमोस्ट एवरी जगह यूज कर सकते हो, बस डिफरेंट पैकेज में सब क्लास होना चाहिए वो आपका। अब आता है डिफॉल्ट। सेम क्लास ऑब्वियस सी बातें कर लेंगे, सेम क्लास सेम पैकेज सब क्लास हो या ना हो हम उसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट डिफॉल्ट को हम डिफरेंट पैकेज यानी दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सब क्लास हो या ना हो, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड में हमारे क्या है, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों में, तो हमारे पास डिफॉल्ट की जो विजिबिलिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू प्रोटेक्टेड। तो हमारा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है प्रोटेक्टेड। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है गाइज, कई बार आ जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो आप, या तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो, सिंपल सा। ओके, तो अगले क्वेश्चन को आते हैं, 5th क्वेश्चन को देखते हैं बेसिकली। तो 5th क्वेश्चन हमारा ये रहा, नॉर्मल सा है। इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास हमने एक अपने ही क्लास का 5th क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू 5th ऑब्जेक्ट नेम से बेसिकली। एंड हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक हमारे क्लास ने जो क्या किया, एक्सटेंड किया एक डेमो क्लास को। एंड डेमो क्लास बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे, नॉर्मली हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया, डेमोस को हमने अपने मेन क्लास में एक्सेस किया है यानी एक्सटेंड किया है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट को यूज किया बेसिकली। एंड लेट्स से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एब्स्ट्रैक्ट 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, एक सेट नम एक गेट नम। और यहीं पे हमें अपना आउटपुट पता चल गया। क्या पता चलेगा कि हमारा जो दूसरा फंक्शन है गेट नम फंक्शन है वो हमारा फाइनल यहाँ पे सेट किया गया है। एंड कोई भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फाइनल नहीं हो सकता। नॉर्मल सा लॉजिक है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं वो तो या तो सिर्फ पब्लिक हो सकता है या तो आपका प्रोटेक्टेड हो सकता है, ना तो प्राइवेट ना ही फाइनल। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है गाइस, आपको पता होगा कि जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हमें उनके अनइम्प्लीमेंट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 मेथड है, एक हमारा सेट नम है एंड एक हमारा गेट नम है। सेट नम को तो हम ओवरराइड कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक है, बट आपको फाइनल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक याद होगा कि हम फाइनल फंक्शन को ना ही ओवरराइड कर सकते हैं। जो एक बार फाइनल वैल्यू सेट हो जाती है वही सेट होती है। तो हम फाइनल वैल्यू को तो ना तो हम वहाँ पे
ओवरराइड कर सकता है और यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, तो इन केसेस में ये आपका क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो ये रीजन है कि हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल नहीं बना सकते, ना ही प्राइवेट को। क्योंकि अगर आपने किसी मेथड को प्राइवेट कर दिया, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि विजिबिलिटी की, तो हम प्राइवेट को सिर्फ सेम क्लास में यूज कर सकते हैं, अनदर क्लास में यूज नहीं कर सकते। तो आप इस फाइनल को वहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, अगर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे तो उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं दे पाओगे, अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं दे पाओगे तो ये नॉर्मली आपका एक कंपाइलेशन एरर जनरेट करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कंपाइलेशन एरर एक ऑप्शन करके है, तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है यही होने वाला है, कंपाइलेशन एरर। एंड यहाँ पे कई लोग गलती क्या करते हो, फाइनल नहीं देखते एंड क्या करते हैं, या तो उन्हें फाइनल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो देखते हैं कि सेट नम को इम्प्लीमेंट किया है, गेट नम को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे वो देखते हैं सेट नम की वैल्यू हमने 30 सेट करी है, एंड वो देखते हैं नम की वैल्यू अब हमारी सेट क्या हो चुकी है, 30 हो चुकी है, पहले 10 था। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है कि हम 10 चूज कर लेंगे, बट वो दूसरी जगह कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे गेट नम में हमें क्या मिल रहा है, नम प्लस इक्वल टू नम, नम इक्वल टू प्लस नम। तो गेट नम में हमें मिल रहा है 30, तो कई स्टूडेंट्स ये लगा के जाते हैं और ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं, जहाँ पे आप फाइनल कीवर्ड को ध्यान नहीं देते, या आपका कंपाइलर नहीं है, या आपका आईडी नहीं है कि आप वहाँ पे आपको रेड साइन शो कर जाएगा इसको, ये यहाँ पे गेट नम, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। तो ये 5th क्वेश्चन था हमारा। चलो 6th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। एंड हमारा 6th क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली हमारा 6th क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया, बेसिकली प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। सो बेसिकली आपका 1 मार्क्स का है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है, आपको यहाँ पे तो 3 ही दिख रहे होंगे बेसिकली, कि एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस है। बट कई बार क्या होता है कि वो आपको 4-5 ऑपरेशन दे देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे क्या करते जाओ, यूज करते जाओ, आप मॉनिटर करते जाओ। तो अभी ए की वैल्यू क्या है, 10। सो आपको यहाँ पे गाइस दिख रहा होगा वन थिंग, कि यहाँ पे एक आपका बेसिकली एक यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, एक यहाँ ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, एंड बाद में इन दोनों ऑपरेशन होने के बाद जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं उनके बीच में एक ये ऑपरेशन हो रहा है माइनस का। बेसिकली ये हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, हमने ये ऐसे ब्रैकेट्स यूज नहीं किए गए हैं, यानी ये माइनस वैल्यू क्या होगी, ये बी के साथ भी एक्सेसिबल होने वाली है। ब्रैकेट होता तो हम बी को पॉजिटिव लेते, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे हम बी को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए को देखते हैं क्या है, ए हमारा प्लस प्लस ए है, तो प्लस प्लस ए क्या हो गया, ए हमारा हो जाएगा 11, नॉर्मल सी बात है। एंड बी प्लस प्लस है, यानी बी हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वो बोलेगा पहले एडिशन कर लो, ऑपरेशन कर लो, उसके बाद मेरी वैल्यू को इंक्रीज कर देना। तो हमें करना है 11 एंड 11 के साथ हमें प्लस करना है 20, नॉर्मल सी बात है। तो 11 प्लस 20 हमें क्या देगा, विच इज गोना बी 20 प्लस 11, इट इज गोना बी 31। ओके, 20 प्लस 11 31। एंड दूसरा ऑपरेशन देखते हैं हम क्या है, दूसरा हमारा प्लस, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो हमें इंक्रीमेंट करना है बेसिकली 11 को, बी को। एंड प्लस प्लस बी, इस बार बी की वैल्यू पहले बढ़ रही है, तो ये 22 हो जाएगा ऑपरेशन से पहले। एंड फिर बोल रहा है वो प्लस करो ए प्लस प्लस, यानी ए को बाद में इंक्रीमेंट करो एडिशन होने के बाद। तो हमारा दूसरा, तो बी की वैल्यू है 22 एंड हमारा प्लस क्या हो रहा है, ए विच इज 11। एंड यहाँ पे हम गलती कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमें यहाँ माइनस का भी साइन देखना है साथ में। तो यहाँ पे हो रहा है बेसिकली माइनस 22 प्लस 11 विच इज गोइंग टू बी माइनस 11। ओके, माइनस 11। तो एंड इसके बाद हमारा जो ए की वैल्यू है वो 11 से हो जाएगी 12 की, बेसिकली 1 एंड 2। एंड इन दोनों के बीच में अब हमें क्या ऑपरेशन करना है, माइनस का। तो 31 एंड माइनस 11, तो विच इज गोना बी 31 नहीं, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया, 22 प्लस 11, या सही है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 31 माइनस 11 क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 20। तो सी हमारा आ रहा है 20, बी हमारा है 22 और ए है हमारा 12। तो ए हमारा 12, बी हमारा 22 एंड सी हमारा 22। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। ओके, सो बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चंस आपके A1 मार्क्स के आते हैं। एंड 7th क्वेश्चंस को देखते हैं, आई थिंक 7 क्वेश्चन या ये रहा 7 क्वेश्चन।
ओके, सो 7 क्वेश्चन जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे 3 मार्क्स का है, और आप देखना आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने बड़े आते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लास दिखेगा, मेन क्लास जो हमारा है ये ईट नाम से, एक मैनेजर क्लास का है नाम, एक हमारा एम्प्लॉय क्लास है जो कि क्या कर रहा है, मैनेजर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, एक हमारा इंटर्न क्लास है जो कि क्या हमारे एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये हमारे ऐसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप ऑप्शंस पहले मत देखना, आप पहले आंसर निकालना। आंसर का रिलेटेड आपके ऑप्शन सारे हैं तो आप सोचना ऑप्शन सही है आपके, यानी आंसर सही है आपका। अगर नहीं मिल रहा तो आप समझ जाओ कि आपने गलत कुछ किया एंड आपको रीचेक करने की जरूरत है या आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं कभी भी ऑप्शंस पहले नहीं देखता, अगर मैं ऑप्शंस देखता तो मैं अपने आप को मैनिपुलेट करने लगता हूँ उसके अकॉर्डिंग कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस वजह से मैं गलत ऑप्शन चूज कर लेता हूँ कई बार। तो आपको ऑप्शंस नहीं देखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो ऑप्शंस आते हैं हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया, मैनेजर इक्वल्स टू न्यू इंटर्न, यानी हमने इंटर्न क्लास की क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हम सिंपल से इंटर्न में चलेंगे, इंटर्न में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट क्लास में जाएंगे कंस्ट्रक्टर फाइंड करने। एम्प्लॉय जिसने एक्सटेंड किया मैनेजर को, तो हम इसके पेरेंट क्लास में जाएंगे मैनेजर में। तो मैनेजर में आपको दिख रहा होगा कि मैनेजर की आईडी यहाँ पे इंक्रीमेंट की गई है 0 से +1। ओके, तो हमारा जो 2 चीज दिख रहा है, एक हमारा दिख रहा है मैनेजर आईडी एंड एक हमारा मैनेजर STR, मैनेजर स्ट्रिंग। तो हमारा मैनेजर आईडी यहाँ पे 0 से हो चुका है 1, एंड हमारा मैनेजर स्ट्रिंग जो है वो स्टैटिक है गाइस, देखो स्टैटिक, यानी एक बार जो वैल्यू चेंज होगी वो चेंज होती जाएगी, यानी हमें इसे मेंटेन करके रखना है। तो हमारा मैनेजर स्ट्रिंग जो बन जाएगा वो बन जाएगा M। ओके, एंड अगर मैं दूसरे की देखूं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या हो रहा है 1, एंड एम्प्लॉय आईडी क्या बन रहा है गाइस, देखो एम्प्लॉय स्ट्रिंग क्या बन रहा है, प्लस इक्वल्स टू दिस डॉट मैनेजर STR। मैनेजर STR क्या है हमारा M है, और एम्प्लॉय STR क्या है E, तो हमारा बन जाएगा 1 EM। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 1 E, क्योंकि E क्या हमने एक्सटेंड किया है मैनेजर STR, तो EM। ओके, सो कुछ लाइक ऐसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट वन इज क्या है, इंटर्न। इंटर्न में इंटर्न आईडी क्या है, कुछ नहीं, प्लस प्लस किया गया है, तो इंटर्न आईडी आई थिंक 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इंटर्न आईडी 1। एंड इंटर्न स्ट्रिंग क्या है, प्लस किया गया गाइस, प्लस इक्वल्स टू, जो कि इस आई में प्लस किया गया है, तो पहले तो आई आने वाला है यहाँ, एंड आई में क्या प्लस किया गया गाइस, एम्प्लॉयज का स्ट्रिंग। एम्प्लॉयज का स्ट्रिंग किया है EM, तो यहाँ बन रहा है IEM, सी नॉर्मली EM IEM, एंड इसके बाद क्या बन रहा है मैनेजर का स्ट्रिंग है, मैनेजर का स्ट्रिंग क्या है M, तो हमारा ये बन रहा है IEMM। तो ये कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद ये हमारे 4 वैल्यूज बन रहे हैं बेसिकली, IEM IEMMM एंड IM। तो ये तो हो गया। अब इसने बोला मैनेजर डॉट डिस्प्ले डिटेल, और यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है। जब भी मैंने बोला फंक्शन कॉल होगा तो हमेशा आपके चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे चाइल्ड क्लास में इसने सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल्स किया है, यानी इसके पेरेंट क्लास का कॉल होगा। यहाँ पे भी इसने सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल किया, यानी इसके भी पेरेंट क्लास का होगा। और यहाँ पे इसने प्रिंट किया मैनेजर आईडी विच इज 1 एंड मैनेजर स्ट्रिंग विच इज 1M। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है 1, तो ये ऐसे प्रिंट होगा 1 एंड स्लैश करके ये हमारा प्रिंट होगा M। ओके, नॉर्मल। सेकंड फिर हम इसका प्रिंट करेंगे, इसमें आ रहा है एम्प्लॉय आईडी 1 EM, तो ये होगा हमारा 1 और ये हो रहा है हमारा EM। ओके, EM ही है ना, या एम्प्लॉय E प्लस इक्वल्स टू M, या 1 EM एंड EM। गाइस वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे मैनेजर स्ट्रिंग M था एंड प्लस इक्वल्स टू M हुआ, तो ये बनेगा 1MM। ओके, M तो पहले से हमने M जोड़ा है, और यहाँ पे भी E में हमने क्या जोड़ा है, हमारा मैनेजर स्ट्रिंग विच इज MM, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है एम्प्लॉय स्ट्रिंग जो कि हमारा है EMM। तो EMM तो आ गया, साथ में मैनेजर स्ट्रिंग विच इज MM, सो ये हमारा आएगा EMM MM एंड फिर MM मैनेजर। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो ये तो आई तो हमारा आ गया हमारा चाइल्ड क्लास का। ओके, ये हमारा आई किसका आ गया, ये आई हमारा आ गया ये चाइल्ड क्लास का। ये EMM हमारा आ गया हमारे पेरेंट क्लास का, इंटर्न के पेरेंट क्लास का यानी एम्प्लॉय का, और ये MM आ रहा है हमारे एम्प्लॉय के पेरेंट क्लास का यानी मैनेजर का। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा 1 EMM नॉर्मली, एंड दूसरा होगा आपका 1 EMM या 1 EMM, एंड थर्ड वन होगा आपका 1 EMMM। तो 1 E
एंड फोर टाइम्स एम, तो ये 4 टाइम्स एम में से प्रिंट होगा। तो ये हमारा होने वाला है ऑप्शन। तो एम एम ई एम एंड ई एम, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत होने वाले हैं। तो ये हमारे क्या है, 3 मार्क्स के जावा के क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, 7 देख लिया, एट्थ वेयर इज एट्थ क्वेश्चन, या दिस इज एट्थ, डोंट सेव। एंड कुछ ऐसे आपके एट्थ क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है। इसमें क्या प्रिंट किया गया गाइस, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल क्रिएट किया, इंट num1 इंट num2। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आने वाले, बट कई बार आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। फिर हमने अपने ही क्लास का, फर्स्ट क्लास का क्या किया है, हमने अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट नाम से। एंड हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले यानी इस फंक्शन को कॉल किया गया है हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड हमने वैल्यू पास की 2 एंड 10.0। एंड यहाँ पे आपको 1020 दिख रहा होगा, ये हमारे लोकल वेरिएबल्स है क्योंकि हमने मेन फंक्शन में क्रिएट किए गए हैं। तो हमने जब इसको कॉल किया तो यहाँ पे प्रिंट होगा इनसाइड मेथड num1 प्लस num2 विच इज इनसाइड मेथड 2 10.0f। तो इनसाइड मेथड 2 10.0f, इनसाइड मेथड 2.10 10.0 हमारे चले जाएंगे बेसिकली। एंड फिर हमने प्रिंट किया आउटसाइड मेथड num1 प्लस num2, एंड यहाँ पे हमारे लोकल वेरिएबल्स प्रिंट होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर भेजा था, ये कहीं डिक्लेयर नहीं है। तो हमारे num1 num2 10 20 है, तो हमारे ये 10 एंड 20 वाले आ जाएंगे, और ये ऑप्शन भी हमारा गलत यानी रॉन्ग हो जाएगा, एंड हमारा रियल ऑप्शन आ जाएगा ए। एंड फोर्थ ऑप्शन द वैल्यू 10.f कैन नॉट बी, ये एरर्स अगर आपको मिल रहे तो आप एक बार देख लेना, कई बार हम एरर्स को छोड़ देते हैं। तो इसने क्या बोला, द वैल्यू 10.00f कैन नॉट बी गिवन टू आर्ग्यूमेंट डबल, यानी इसने बोला 10.0f हम डबल में नहीं दे सकते, बट नहीं हम दे सकते हैं इजिली। तो ये हमारा ऑप्शन बेसिकली, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, एंड हमारा रियल ऑप्शन है ए। ओके, तो इस लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली जावा के इस लेवल्स के आते हैं, एंड डीबीएमएस के भी मैं आपको आई थिंक एक दिखा देता हूँ। डीबीएमएस के क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहे थे बनाने में, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको टेबल्स दिए गए होंगे, कुछ कमांड दी गई होगी ऐसे, एंड पूछा जाएगा कितने रोज फैच हो रहे हैं इससे। ओके, ऐसे करके, या कई बार उल्टा होता है इसका, आपको कुछ टेबल दिया गया होगा, कुछ नया यहाँ पे आपको ऐसा रो दिखा, एक मिनी टेबल दिया होगा, और पूछा जाएगा कि किस क्वेरी से आपके ये रोज जो इस टेबल में आया वो फैच हो रहे हैं। तो इसी 2 टाइप्स के डीबीएमएस के मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं, मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी। एंड अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसने क्या किया, p1.id p1.name को प्रिंट किया, यानी नेम एंड आईडी, यानी ये जो हमारे 2 कॉलम्स हैं बेसिकली, नेम एंड आईडी, इसको प्रिंट किया गया है बेसिकली यहाँ पे। तो ये हमारे 2 कॉलम को प्रिंट किया गया है, एंड कहाँ से क्रिएट किया गया, प्रोडक्ट P1 जॉइन प्रोडक्ट P2। तो आप देख रहे हो सेम टेबल है प्रोडक्ट, एंड इसमें इन्होंने किसका यूज किया गया है, सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, एक ही टेबल को ज्वाइन किया गया है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जब मैं सॉल्व करता हूं ऐसे सेल्फ ज्वाइन वाले क्वेश्चन तो ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो आपको सिंपली कॉपी में ये 2 चीज दिया है, तो आपको क्या करना है, लेट से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एक पेस्ट हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये क्वेश्चन सेल्फ ज्वाइन के क्वेश्चन अगर आपके हैंड्स ऑन में भी आने के चांसेस है, आप उसको ऐसे कर सकते हो। एंड एक और बार प्रिंट कर लो, ये हमारे 2 टेबल है बेसिकली, और यहाँ पे P1 और P2 का है ना, तो अब मान के चलो कि ये जो हमारा टेबल है ये हमारा P1 है बेसिकली, एंड ये हमारा क्या है, P2 है बेसिकली। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जिससे आपको इजिलिटी दिख जाएगा कि अच्छा 2 टेबल के बीच में इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट लगा, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो। पहला क्या बोला है कि P1 डॉट अवेबिलिटी P2 अवेबिलिटी के जितना होना चाहिए, तो आपको मैं दिखाऊं, अवेबिलिटी भी रह गई आई थिंक, तो अवेबिलिटी एंड क्या डिस्काउंट भी है ना, इन 2 को भी हम एक काम करते हैं, कंट्रोल पेस्ट कर लेते हैं। तो काम करता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ नॉर्मल सा। तो आप मान के चलो ये हमारा P1 है, एंड सेम मैं एक P2 नीचे क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारा P2 है। ओके, काम करके इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये एंड ये हमारा P2 है। ओके, सो ये बेसिकली हमारे 2 टेबल्स है, P1 P2 मान के चलो, इसको P1 मानो, एंड एक बार इसको हटा देता हूँ जिससे आप इजीली देख पाओ क्या है। एक
सेकेंड गाइस, क्वेरी अगर आपको दिखेगी तो आप इजीली समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ओके सी, तो क्या बोला इसने, अवेबिलिटी इक्वल होना चाहिए, यानी ये अवेबिलिटी 10 और लेट्स से ये जो आपको 10 दिख रहा है ये 10 इक्वल है। तो पहला ये रो तो एक कॉमन आ गया, देन 20 इसी 10 के साथ हम अगला देखेंगे, ये वाला 20 नहीं मिल रहा, फिर इस 10 के साथ ये भी नहीं मिल रहा, फिर इस 10 के साथ ये भी नहीं मिल रहा, फिर इस 10 के साथ ये मिल रहा है। तो ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे। तो पहला कंडीशन तो हमारा मिल गया 10 के साथ ये, फिर हम नेक्स्ट के साथ भी ऐसे करेंगे 20 के साथ। तो अभी इस 10 के साथ अगर मैं बात करूं तो हमें दो रोज मिले हैं, एक ये रो मिला है एंड एक ये रो मिला है। इन दो में इसने क्या बोला है कि डिस्काउंट जो इक्वल नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो अगर मैं इसका डिस्काउंट देखूं 9 है, इसका डिस्काउंट 9 है, तो ये रो तो गया बेसिकली। एंड अगर मैं अगले का देखूं तो इस 10 का डिस्काउंट 7 है, यानी सेम नहीं है, तो अब ये बचा है एक। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद डिस्काउंट क्या है, 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो 7 से ज्यादा नहीं है, तो ये भी रो गया। तो बेसिकली ऐसे करके आपने एक का तो पता कर लिया, ऐसे करके आप दूसरे के साथ कर सकते हो। 20 के साथ फर्स्ट देखोगे इक्वल नहीं है तो नहीं ले सकते, ये इक्वल है तो एक रो ये बन गया। बेसिकली ऐसे करके आप नॉर्मली कर सकते हो हैंड्स ऑन में भी। एंड यहाँ भी 20 यहाँ भी नहीं मिला, एक ये, दो ऑप्शंस तो हमारे ये बच गए एंड 3 नहीं मिल रहे। इसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट 5 इक्वल है तो ये गया बेसिकली। एंड अगर मैं देखूँ 20 तो ये ऑप्शन अभी भी बचा है। एंड यहाँ पे डिस्काउंट का जो प्राइस है वो भी 7 से ज्यादा है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक रो तो हमारा ये फैच हो गया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, 12 के लिए कर सकते हो, फिर देन 20 के लिए, देन 10 के लिए एंड देन 28 के लिए, और इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि कितने रोज प्रिंट हो रहे हैं। तो बेसिकली आपके ऐसे 2 मार्क्स के इजीली आंसर्स मिल जाते हैं। डीवीएमएस में हमारे क्लास में सबके 100% गए थे, मेजोरिटी 90% स्टूडेंट्स के। मेरे ख्याल से कोई फेल नहीं हुआ था, बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनके 75% के आसपास आए थे हैंड्स ऑन में, नहीं तो सबके 100 गए थे। एंड 20 मिनट्स में ही सबने हमारा एग्जाम दे दिया था डीवीएमएस का। तो डीवीएमएस के इसलिए मैंने क्वेश्चन सिर्फ एक रखा, आपको दिखा सकूं कैसा आता है। मैंने जावा पे फोकस किया क्योंकि जावा में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की फी आती है। तो कुछ ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है गाइस, आपको दिख गया होगा। आई थिंक आपके लिए आज के लिए इतना है। आप क्या काम करो, आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखो, ट्राई करो अपने में करने का सॉल्व। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे सॉल्यूशन को अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हो, एक बार वापस रीस्टार्ट करो और नाउ आप अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करो बिना सॉल्यूशन देखे, और लास्ट में मैच करो कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। अगर आपके ज्यादातर आंसर सही गए, मोस्टली लेट्स से 90% आंसर सही गए इन 8 क्वेश्चन में से, 8 क्वेश्चन में से, तो आप समझो आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं। अगर आप देखने के बावजूद नहीं आ पा रहा तो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। एंड आज के लिए इतना ही। ऑब्जेक्टिव काफी टाइम लग गया बनाने में, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, स्ट्रीम ट्रेनिंग, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने आज सोचा बना देता हूँ। एंड आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे मैं स्प्रिंग बूट एंड बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड काफी अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड कीप वॉचिंग।